Hi everyone. So this is CFA level 1 इक्विटी वैल्यूएशन का क्लास नंबर 3. ठीक है. तो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 के अंदर में अपने स्टार्टिंग का एलओएस कवर किए थे विच वाज एलओएस नंबर ए, एलओएस नंबर बी क्लास नंबर 1 में. फिर क्लास नंबर 2 में आई डिडंट फॉलोड एनी एलओएस का सीक्वेंस. यहाँ पूरा का पूरा आपको एक ब्रीफ बताया था कि अपने क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल. उसके बाद अपने क्या स्टार्ट किए थे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल विच वी स्टार्टेड इन क्लास नंबर 2. और उसके अंदर में वी हैड डन सिंगल स्टेज पीरियड मॉडल, मल्टी पीरियड मॉडल, देन वी हैड डन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में अपने को काफी टाइम लगा था बिकॉज उसके अंदर में बहुत कुछ अपने को डिस्कस करना था. देयर वर लॉट ऑफ थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. आज का अपना एजेंडा क्या रहने वाला है आज के क्लास के अंदर में, दैट वी विल डिस्कस द नो ग्रोथ, देन वी विल मूव टू मल्टी स्टेज मॉडल. ठीक है, ये दोनों चीज आज क्लास में डिस्कस करेंगे. मैं अपना खुद का पहले एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको, उसके बाद विल ऑल्सो कंप्लीट द स्क्वाइजर का क्वेश्चंस. तो आज पहले अपना खुद का कॉन्सेप्ट समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, उसके बाद विल गो टू दी स्क्वाइजर का क्वेश्चन बिकॉज टिल नाउ वी हैव नॉट डन एनी स्क्वाइजर का क्वेश्चन दैट वी विल डू आफ्टर दी डिस्कशन इन द एंटायर क्लास. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद दी नो ग्रोथ मॉडल. आई होप आपने पहले का रिवाइज किया होगा, पहले का सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा आपने. क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 3 अंडर द डीडीएम वी हैव नो ग्रोथ मॉडल. नो ग्रोथ मॉडल मतलब क्या हो गया, जहां पे कंपनी का ग्रोथ रेट इज जीरो. मतलब कंपनी के पास कोई अब पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स नहीं है. देयर इज नो पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स विद द कंपनी. तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इफ द कंपनी इज हैविंग सम अर्निंग्स, व्हाट कंपनी शैल डू, कंपनी को क्या रिटेन करना चाहिए वो अर्निंग्स, और कंपनी शैल पे आउट 100% एज द डिविडेंड. सोच के बताइए आप कि यार कंपनी के पास अगर कोई एग्जिस्टिंग एनपीवी प्रोजेक्ट्स नहीं है, पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स का पैसा लगा पाए, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, वेदर द कंपनी शैल रिटेन दैट मनी और द कंपनी शैल पे बैक टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. द कंपनी शैल पे बैक ना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. रीजन हो सकता है शेयर होल्डर्स वो पैसा जो डिविडेंड के फॉर्म में आएगा दे मे बी एबल टू री इन्वेस्ट समवेयर एल्स एंड दे विल बी एबल टू जनरेट व्हाट, हायर रिटर्न. If the company is not able to generate superior returns for the shareholders, they should what, give 100% in the form of dividend. वही बात हो रहा है यहाँ पे नो ग्रोथ मॉडल का. सर दी कंपनी ग्रोथ रेट इज व्हाट एक्चुअली जीरो. कंपनी का कोई ग्रोथ रेट नहीं है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, डिविडेंड पे आउट कर देना चाहिए. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू का इक्वेशन अगर आपको याद होगा, मल्टीपल ग्रोथ के अंदर में कैसे लिए थे अपने, D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई प्लस, इस बार मेरे को D2 लिखने का मन नहीं है, D2 लिखने का मन नहीं है. रीजन D2 क्या होता है, D1 इंटू वन प्लस जी. D2 इज एक्चुअली व्हाट, D1 इंटू वन प्लस जी. जी इज जीरो, जी इज एक्चुअली व्हाट, जीरो जीरो. तो आपका D2 क्या हो जाएगा, D1. D2 will be what, D1, right? So it will be D1 divided by 1 plus RE का whole square plus D3 will be equal to D1 because there is no growth. आप सोचो D2, I should have written D1 into 1 plus G, but G अगर जीरो है तो D2 क्या बन गया, D1. D3 को मेरे को लिखना चाहिए था D2 into 1 plus G, but G जीरो है तो क्या हो जाएगा D2 and D2 is nothing but D1. ऐसे करके आपका चलता रहेगा ये इक्वेशन प्लस सोन, राइट, अप टू इन्फिनिटी बिकॉज इन्फिनाइट पीरियड का चल रहा है ये मॉडल. ओके, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाले, इसका सम कैसे निकाले. ठीक है, अगेन इट्स अ जीपी सीरीज, इट्स अ जीपी सीरीज. तो आपका ए क्या हो गया यहाँ पे, D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई, फर्स्ट टर्म. आर इज द कॉमन रेशियो विच इज द नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई व्हाट, प्रीवियस टर्म. नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई व्हाट, प्रीवियस टर्म, राइट. तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई व्हाट, फर्स्ट टर्म. अब देखो यहाँ पे 1 प्लस आर ई ये कैंसिल हो जाएगा, D1 तो कॉमन रेशियो हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई. सम ऑफ जीपी सीरीज इज ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर. तो ए क्या आपका फर्स्ट टर्म, D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई. तो दिस विल D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई एलसीएम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई. 1 प्लस आर ई कैंसिल, 1 कैंसिल, बचा क्या, डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न. आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला.
एंड ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है, डेरिवेशन वाज जस्ट फॉर योर पर्पस. Intrinsic value will be equal to dividend divided by what? Required. If the company is not having any growth. या अगर डिविडेंड फिक्स्ड रहने वाला है, डिविडेंड में अगर कोई चेंज नहीं रहने वाला है, तो डिविडेंड के अंदर में कोई चेंज नहीं रहने वाला है. देखो D1 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 D1, मतलब अमाउंट कंपनी क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे कर रहा है. से $10 करके हर साल पे करेगा. $10 $10 $10 $10 ऐसे करके अगर फिक्स रहने वाला, मतलब देर इज नो ग्रोथ. देर इज नो ग्रोथ. अगर ग्रोथ नहीं है एंड परपिचुअल है तो वहां पे फॉर्मूला विल बी कि जो डिविडेंड होगा डिवाइडेड बाय व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न. खासकर ये वाला फॉर्मूला जो है आपको काम आने वाला है इन केस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, नॉन कॉलेबल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक के एग्जांपल के अंदर. प्रेफर्ड स्टॉक जो कि क्या होगा, नॉन कॉलेबल, जो प्रेफर्ड स्टॉक को कॉल नहीं करेगा कंपनी. फिक्स इनकम में समझेंगे नॉन कॉलेबल. कॉलेबल का मतलब, नॉन कॉलेबल मतलब कंपनी के पास राइट नहीं है कि कंपनी क्या करे, प्रेफर्ड स्टॉक को कॉल कर पाए. मतलब तुम मेरे को एज अ कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है तो कंपनी बाई बैक नहीं कर रहा है, बाई नहीं कर रहा कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ उसके बदले यू गिव मी दी प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन कॉलेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. नॉन कन्वर्टेबल इज फाइन कि प्रेफर्ड स्टॉक को अपने इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल. अगर ऐसा है विथ फिक्स्ड डिविडेंड, विथ व्हाट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड. जो मैं बोल रहा था $10 करके फिक्स पे करेगा. तो वहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रेफर्ड स्टॉक के एग्जांपल के अंदर में, इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे विल बी डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट. यहाँ पे तो आर ही है विच इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी. मेरे को क्या लेना है, प्रेफर्ड स्टॉक का, तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, आरपी, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. इज इट फाइन? समझ में आ रहा है आपको? काफी इजी सा है. नो ग्रोथ का फॉर्मूला है तो आपको लेना है डिविडेंड डिवाइडेड बाई आरपी. यहाँ पे डिविडेंड कैसे निकलेगा प्रेफर्ड स्टॉक का, हो सकता है आपको फेस वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो फेस वैल्यू पे डिविडेंड यील्ड का एज अ परसेंटेज दिया हुआ रहेगा. मान लो अगर 100 इज दी पार वैल्यू, 100 इज दी पार वैल्यू और दी फेस वैल्यू, और आपको 10% बोला है डिविडेंड, तो कितना बन जाएगा $10 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रिटर्न. अगर आपको बोला से 15%, से 15%, सो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 0.15, 10 डिवाइडेड बाई 0.15 या 15%, ठीक है. उससे आपका क्या निकल जाएगा, एग्जाम्पल से par value of preference shares is $100 and fixed dividend of, अच्छा डिविडेंड यील्ड लेता होगा. डिविडेंड यील्ड क्या होता है, रिटर्न मतलब परसेंटेज. डिविडेंड यील्ड ऑफ से 8% ले रहा हूँ. डिविडेंड यील्ड ऑफ से 8%, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज 10%. कैलकुलेट द वैल्यू एज ऑन, आज के दिन आप वैल्यू फाइंड, क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे विल बी इक्वल टू डिविडेंड 8% किस पे लगेगा, पार वैल्यू या फेस वैल्यू पे, विच विल बी 100 into 8%. 8%, दिस विल बी योर डिविडेंड डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है 10%. तो कितना बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 0.10 शुड बी व्हाट, $80. इट विल बी व्हाट, राइट, इजी. फाइनल फॉर्मूला याद रखना है कि नो ग्रोथ के केस में डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, रिक्वायर्ड. तो देखो यहाँ पे अगर आपको याद होगा कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला, कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला क्या होता था, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी, या D1 डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ई माइनस जी. तो अगर जी जीरो है, ग्रोथ अगर जीरो है, तो बचेगा क्या, डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न. यही तो किया है, डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न. समझ में आया आपको? इसलिए मैं पहले आपको वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला बताया कि वो अगर समझ में आ गया तो ये जस्ट सेक ऑफ फॉर्मेलिटी कि जी को अगर जीरो कर दे तो बचेगा क्या, डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट, रिक्वायर्ड. परफेक्ट. तो अपना नो ग्रोथ मॉडल हो गया, दिस इज योर नो ग्रोथ मॉडल. उसके बाद क्या है सबसे बड़ा डिस्कशन, अगेन नॉट से बड़ा डिस्कशन बट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन,
विल बी मल्टी स्टेज मॉडल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मल्टी स्टेज मॉडल। और ये सब की हेल्प से अपने जो भी सीखे अपने वो सब सारा नॉलेज अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ मल्टी स्टेज मॉडल। अच्छा एक सेकेंड, मल्टी स्टेज मॉडल के पहले आपको एक और वेराइटी ऑफ सम्स बता दो। एग्जाम्पल, ठीक है, इफ कंपनी इज नॉट प्लानिंग टू पे डिविडेंड, ठीक है, मल्टी स्टेज अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इफ कंपनी इज नॉट प्लानिंग टू पे डिविडेंड फॉर नेक्स्ट 5 years and pays dividend at the end of 5th year, ठीक है, पूरा की कंपनी का 5 साल तक कोई डिविडेंड पे आउट करने का प्लान नहीं है। हो सकता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है टू पे द डिविडेंड, द कंपनी इज नॉट हैविंग सफिशिएंट कैश टू पे द डिविडेंड, या कंपनी के पास पैसा है बट कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करना चाह रहा है। रीजन, कंपनी को लगता है द मनी विच द कंपनी इज हैविंग दे विल बी एबल टू डिप्लॉय इन बेटर प्रोजेक्ट्स एज कंपेयर टू द शेयर होल्डर्स। अगर वो पैसा कंपनी अगर अच्छा प्रोजेक्ट्स में लगा के शेयर होल्डर्स को और अच्छा रिवॉर्ड दे पाए, अच्छा रिटर्न दे पाए, तो let the company shall not give the dividend to the shareholders, क्योंकि शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड मिलेगा दे विल बी इन्वेस्टिंग समवेयर एंड दे मे नॉट बी एबल टू जनरेट द हाईएस्ट रिटर्न। तो कंपनी को लगता है यार मेरे पास पैसा रहने दो, मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाऊंगा, उसके बाद 5th ईयर के एंड में मैं डिविडेंड पे आउट करूंगा। एंड क्या बोला, एंड पेज डिविडेंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, विच इज $5, विच इज से $5, या 5th ईयर के बाद, अच्छा बहुत ये कॉमन हो जाएगा 555, लेट मी जस्ट चेंज दिस नंबर, 6.5 कर दे। 5th ईयर के एंड पे कितना डिविडेंड पे करेगा, 6.5, एंड रिक्वायर्ड रिटर्न विच इज आर इज 12%। कांस्टेंट ग्रोथ रेट will be 4%। Calculate the intrinsic value as on today, ठीक है, जीरो लगा दिया, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कब निकालना है आपको, आज फाइंड आउट करना। आराम से देखिएगा सबको, थोड़ा की कंपनी जो है फिर 5 ईयर तक डिविडेंड पे आउट नहीं करने का प्लान कर रहा है, बट हाँ 5th ईयर के एंड पे डिविडेंड पे आउट करेगा कितना, $6.5। रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द शेयर होल्डर्स इज 12% एंड द कांस्टेंट ग्रोथ रेट विल बी व्हाट, 4%। पूरा वैल्यू फाइंड आउट करना है कब, आज के दिन। नंबर लाइन के थ्रू समझे इस चीज को, 0 1 2 3 4 5। ये 6.5 कहाँ लिखूं मैं, ऑन दी नंबर लाइन, वेयर शुड आई राइट, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, कहाँ पे। ये तो समझ में आ गया होगा कि 5th ईयर के एंड पे लिखना 6.5 पे। नोटेशन क्या दूं इसको, नोटेशन D1 D2 D3 D4 D5 D5, ये भी समझ में आ गया हो गया, परफेक्ट, ये D5 है। ये क्या है, D5। आपको वैल्यू कब निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कब निकालना है, आज के दिन। इंट्रिंसिक वैल्यू कब निकालना, आज के दिन। तो जब भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू आज के दिन निकालते थे इन केस ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, इन केस ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, तो व्हाट यू यूज टू टेक, इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे विल बी इक्वल टू नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, विच इज D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। अगर मैं यहाँ पे इफ आई वांट टू टेक D5 डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ दे दिया कि डिविडेंड का ग्रोथ क्या होने वाला है, कांस्टेंट रेट रहने वाला है। इसका मतलब ये चीज समझ में आ गया होगा कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब सर इफ आई टेक D5 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, P4 P0 क्या लिखूं मैं, व्हाट शुड आई राइट हियर, क्या लिखूं, P4, आई शुड राइट व्हाट, P4। रीजन कि P4 या वैल्यू एज ऑन 4th ईयर एंड पे क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट, आर ई माइनस जी। जैसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू या P0 निकालते हो आज के दिन, तो आप नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड लेते हो, वैसे ही आप अगर वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हो तो आपको नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड लेना पड़ेगा।
तो D5 डिवाइडेड बाई RE माइनस। सर डायरेक्टली IB0 क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज जब आप 6.5 का प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वो एक साल पहले आने वाला है, 1 ईयर बिफोर। 1 ईयर बिफोर, तो क्या निकलेगा आपका P4। क्या निकलेगा? P4। अब जब यहाँ पे P4 निकल गया, P4 कोई वैल्यू आया होगा जो अपने निकालेंगे यहाँ पे अभी। उसके बाद क्या अपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं क्या एज ऑन टुडे? बिल्कुल, बिकॉज ये आपका बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। दिस विल बी फ्यूचर वैल्यू, n will be what 4, n will be what 4, I by y will be 12%, CPT what PV, CPT what present value। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा उसके बाद अपने क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे। ये समझ में आया आपको? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है टर्मिनल वैल्यू। तो क्या कैलकुलेट करना है? टर्मिनल वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। क्या वैल्यू निकलेगा एज ऑन फोर्थ ईयर? तो आपका टर्मिनल वैल्यू विच विल बी 4। ठीक है, क्योंकि एक साल पहले निकलेगा ना, टर्मिनल वैल्यू 4 लिख रहा हो या P4 या IB4, सब कुछ एक ही है। तो दैट विल बी D5 डिवाइडेड बाई व्हाट? RE माइनस। D5 अपने को डायरेक्टली सर्व किया हुआ 6.5, रिक्वायर्ड रिटर्न कितना दिया था? 0.12, और ग्रोथ है 4%, तो 0.12 माइनस 0.04, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 0.08, 6.5 डिवाइडेड बाई 0.0 डिवाइडेड बाई 0.0, 1.923, सॉरी 81.25, 81.25 आ रहा है। ठीक है ये कब निकला आपका? फोर्थ ईयर एंड पे। तो स्टेप 2, 0.4, ये वैल्यू निकला 81.25 आपको फोर्थ ईयर एंड पे। तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू आज के दिन निकालना है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्योंकि आज के दिन बोला है ना सम्स में। फ्यूचर वैल्यू 81.25 एन 4, बिकॉज 81.25 फोर्थ ईयर एंड पे है। I by y is your required return, which is 12%, which is 12, CPT, CPT वन। चलिए निकालते। सेकेंड क्लियर TVM कर लो। 81.25 को FV डालो, 4n 12 I by y, CPT, इट्स कमिंग 51.635, मतलब 51.64, 51.64 वैल्यू एज अ फाइन। समझ में आया? ये हो सकता है सर नेक्स्ट 4 ईयर्स तक कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट करने का प्लान नहीं कर रहा है। हो सकता है कंपनी के पास क्या तो कैश अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, कंपनी के पास कैश अवेलेबल है बट कंपनी थिंक दैट दे विल बी एबल टू प्रोवाइड हायर रिटर्न which the shareholder could have generated if the company would have given them the dividends। तो कंपनी क्या करे, उसको रिटेन करके अच्छे जगह पैसा लगाए, उसके बाद फ्यूचर में क्या करे, डिविडेंड पे आउट करे। तो अपने को नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बट वी विल गेट व्हाट डिविडेंड से आफ्टर 4 ईयर्स। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है एज ऑन। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो एक साल पहले आएगा वैल्यू, बट आपको वैल्यू कब निकालना है? आज के दिन। तो जो वैल्यू निकला आपका स्टेप 1 में, दैट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद क्या करो आप उसका भी कर लो। नेक्स्ट, अब मल्टी स्टेज में जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेज है मल्टी स्टेज मॉडल। मल्टी स्टेज मॉडल में क्या है बेसिकली, है कॉन्सेप्ट वही। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही है, कैलकुलेशन भी वही करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा और एक लेवल हाई पे जाके करेंगे। मानो कंपनी का जो ग्रोथ होने वाला है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स तक विल बी सुपर नॉर्मल ग्रोथ। क्या बोला? सुपर नॉर्मल, नॉर्मल ग्रोथ नहीं, सुपर नॉर्मल। मतलब ग्रोथ रेट विल बी एट द रेट ऑफ 20% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कंपनी का सुपर नॉर्मल ग्रोथ होने वाला है। कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कंपनी इज हैविंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच इज नॉट अवेलेबल इन टू द मार्केट। ठीक है, मोनोपोली काइंड ऑफ इंजॉय कर रहा है, मोनोपोली काइंड ऑफ इंजॉय कर रहा है, जहां पे कंपनी विल बी एबल टू ग्रो एट द रेट ऑफ 20% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद आफ्टर द 5 ईयर्स द ग्रोथ रेट विल बिकम से 5%। तो 5 ईयर्स तक कितना बोला? 20%। और उसके बाद क्या, 5 ईयर के बाद ग्रो करेगा एट अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ से 5% करके। ऐसा क्यों हुआ होगा?
बिकॉज 5 ईयर्स तक बोला मोनोपोली काइंड ऑफ इंजॉय कर रहा है, या कंपनी के पास कोई ऐसा पेटेंट है जहाँ पे 5 ईयर्स तक कंपनी को इंजॉयमेंट मिलेगा, उसके बाद वो पेटेंट क्या तो एक्सपायर हो जाएगा, या वो जो प्रोडक्ट है वैसा प्रोडक्ट कोई और बना लेगा मार्केट के अंदर में, मीन्स देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन आफ्टर 5 ईयर्स, देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन आफ्टर 5 ईयर्स, एंड कंपनी जो होगा इट विल बी एबल टू ग्रो ओनली एट अ नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ 5% करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या बना कि 5 ईयर्स तक सर 20%, उसके बाद क्या 5 ईयर के बाद 5%। राइट, तो यहाँ पे आपका 2 स्टेज मॉडल बन गया कि सर फर्स्ट स्टेज विल बी सुपर नॉर्मल, और उसके बाद क्या मेच्योर्ड फेज, उसके बाद क्या मेच्योर्ड फेज मतलब कांस्टेंट ग्रोथ होने वाला है। राइट, तो देखिएगा यहाँ पे 0, 5, 5 ईयर के बाद अप टू इन्फिनिटी, मल्टी स्टेज के अंदर में अपने बात करें इन्फिनिट पीरियड, तो 5 ईयर्स तक ग्रोथ रेट आने वाला है 20% पर ईयर, हर साल 20% करके, और 5th ईयर के बाद ग्रोथ रेट विल बी 5%। ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा 5% कांस्टेंट। ठीक है, तो जो आपका 0 से 5 या 1 से 5 ईयर होने वाला है, दिस विल बी योर सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड या सुपर नॉर्मल ग्रोथ स्टेज, और उसके बाद मेच्योर्ड स्टेज। राइट, बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन, तो कंपनी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एट द रेट ऑफ 20%। अरे जिंदगी भर तक थोड़ी कंपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, बिकॉज उसके जैसा कोई प्रोडक्ट लाएगा, कंपटीशन आएगा इन द मार्केट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी विल ग्रो एट द रेट ऑफ से इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट पे। ये एसजीआर जो अपने निकाले थे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, कि किस रेट पे कंपनी सस्टेन कर पाएगा, विच विल बी 5%। अब अगर ऐसा मल्टी स्टेज मॉडल है तो अपने कैसे वैल्यू निकालेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू एज ऑन जीरो पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या देखना है यहाँ पे, यार डिविडेंड अपने को ग्रो कराना पड़ेगा 20% करके। हो सकता है कम सम्स के अंदर में आपको दिया हुआ है दी कंपनी हैज पेड डिविडेंड से $10। ठीक है, तो आपको ग्रोथ रेट निकालना, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, यू विल हैव टू फाइंड आउट D1, D2, D3, D4, D5, 20 20 20 करके। ठीक है, उतना करके आप मल्टीप्लाई करते रहोगे। उसके बाद 5th ईयर के बाद क्या बोला, ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब 5th ईयर पे अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट, विल हैव टू अप्लाई व्हाट, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल अपने को अप्लाई करना पड़ेगा कब, 5th ईयर के बाद। विल हैव टू अप्लाई व्हाट 5th ईयर। तो आपका जो ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है कब से हो रहा है, वो 6th ईयर से हो रहा है, बिकॉज 5 ईयर्स तक बोला 20 20 20 करके, 6th ईयर से क्या होगा 5%। इसका मतलब अपने क्या निकाले यहाँ पे, P5 निकाले, P6 निकाले। सोचिए आप एक बार प्लीज इस चीज को, क्योंकि अभी जस्ट ऐसा सम किए हैं, अभी जो प्रीवियस वाला सम था ऐसा ही था। ईयर से 4 ईयर 5 ईयर के बाद कंपनी का ग्रोथ क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 6th ईयर से कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब D6 विल बी D5 × 1 + D, D5 × 1 + D। D5 क्या होगा 20% वाला, और 6th ईयर वाला D6 जो होगा दैट विल बी व्हाट 5%। तो D6 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, D6 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, तो क्या निकलेगा ये P6 या P5, दिस विल बी व्हाट P5। एक साल पहले आता है, प्लीज ये चीज का आपको ध्यान में रखना, कि कोई गलती से ये मत सोचना D6 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी करेंगे तो वी विल गेट P6, नो। 1 ईयर पहले, प्लीज 1 ईयर पहले। तो तुम अगर D6 ले रहा है डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी कर रहे हो, तो क्या निकलेगा वो P5 निकलेगा। तो सोचो अगर अपने को P5 निकल गया, D1 पता है, D2 पता है, D3 पता है, D4 पता है, D5 पता है और P5 पता है, कैश फ्लो मोड में डालिए और आंसर आ जाएगा, जो अपने मल्टी स्टेज मॉडल के अंदर मल्टीपल पीरियड के अंदर में कर रहे थे सेम वे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे नंबर्स लूंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ $5 एंड इज expected to grow at the rate of 20% for next 5 years. Beyond that,
company will grow at the rate of कितना परसेंटेज लिया यहाँ पे 5%. Beyond that, company will grow 5% at a constant rate. Required return, which is RE, is 15%. Required return is 15%. ठीक है. Calculate the intrinsic value as on today. आपको आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड. ठीक है. चलिए कैसे करना है अपने को. यहाँ पे पहले नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ सो दैट आप इमेजिन कर पाओ. 0 1 2 3 4 5. So this will be your D1, this will be your D2, this will be your D3, this will be your D4, this will be your D. और 5 ईयर के बाद क्या बोला है, कांस्टेंट हो रहा है. 5 ईयर के बाद हो रहा है कांस्टेंट. इसका मतलब अपने को निकालना है D6 which will be D5 into 1 plus D. D5 into 1 plus D. तो D5 अपने को 20% करके लेना पड़ेगा और 6th ईयर में ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा 5% कांस्टेंट रेट. ठीक है. तो जो D6 लिया अपने विच इज D5 into 1 plus D, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू यहां तक मेरा फर्स्ट स्टेज था. इसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा विल बी P5. इसको समझिए आप P5. तो P5 क्या होगा आपका D6 डिवाइडेड बाई व्हाट RE माइनस G. P5 विल बी व्हाट D6 डिवाइडेड बाई RE माइनस G. तो P5 के अंदर में सब कुछ आ चुका. अरे आने वाला जो फ्यूचर डिविडेंड्स है, ठीक है, D6 D7 D8 D9 सब कुछ आ चुका. प्लीज ये मत सोचना कि सर आपने D6 लिया, व्हाट अबाउट D7, व्हाट अबाउट D8, व्हाट अबाउट D9 एंड एवरीथिंग हैज कम इनटू P5. बिकॉज आपको याद होगा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में अपने क्या लेते थे फॉर्मूला, इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे विल बी इक्वल टू व्हाट D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस G. तो क्या उसके अंदर में सिर्फ D1 आता था या पूरा आता था, सारा डिविडेंड्स सारा आ जाता था, एवरीथिंग. एंड प्राइस तो वही होता है ना. आप जो भी आज प्राइस पे करना चाहते हो स्टॉक का, दैट विल बी व्हाट कि आपको जो भी फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेगा उस स्टॉक से इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, उसे के तो प्रेजेंट वैल्यू करते हैं एज ऑन टुडे. आज आप क्या प्राइस पे करना चाहते हो, जो भी फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, उसका व्हाट वी डू द प्रेजेंट वैल्यू. तो P6 इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स, जो भी अपने को डिविडेंड्स मिलने वाला है प्लस क्या प्राइस अप्रिसिएशन. राइट. तो यहाँ पे क्या होगा आपका डिविडेंड कितना है, डिविडेंड कितना पे किया था $5. ओके. तो D0 यहाँ पे 5 है, D0 5 है. तो D1 क्या हो जाएगा, चलिए कैलकुलेट करो. 5 इंटू 1.2, 5 इंटू 1.2, ये 20% ग्रोथ है. 5 इंटू 1.2 कितना होगा 6. 6 D2 6 इंटू 1.2 7.2. D3 इंटू 1.2 8.64. D4 10.37. D5 12.44. ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको यहाँ सारा कैलकुलेशन करवा रहा हूँ नंबर लाइन पे. P5 will be D5 which is 12.44 जो निकाले अभी into 1 plus growth. ग्रोथ कितना है 5% ना, 5%. तो ग्रोथ इज 1.05 डिवाइडेड बाई व्हाट RE माइनस G. RE कितना है 15%, तो 0.15 माइनस ग्रोथ इज समझ में आया आपको. तो ये इंपॉर्टेंट है यार, आपको ये देखना पड़ेगा P5 निकालना है कि P6. तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि डिविडेंड कब से कांस्टेंट हो रहा है, किस ईयर से, नेक्स्ट ईयर से हो रहा है. ओके. मैं आज के दिन खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग एज ऑन टुडे. एज ऑन टुडे मतलब इस सम्स में 5th ईयर पे आप खड़े हो, बिकॉज 6th ईयर से इट्स बिकमिंग कांस्टेंट. तो आप कैलकुलेट करोगे P5. तो दिस विल बी 12.44 into 1.05 divided by 0.1, 130.62. 130.62. बस. अब यहाँ पे आपके पास D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है प्लस P5 है. इज इट फाइन.
तो ये आपको करना है कैश फ्लो मोड CF1 6 CF2 खुद से करिए प्लीज, लास्ट क्लास अपने किए हैं सबका प्रैक्टिस। CF3 8.64, CF4 10.37, CF5 which is 12.44 plus 130.2, और उसका क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ 15, और आज के दिन क्या निकल जाएगा उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कैश फ्लो सेकेंड क्लियर वर्क, कैश फ्लो इंटर एरो डाउन C01 6, enter 2 times, C02 7.2, enter 2 times arrow down, C03 8.64, enter 2 times arrow down, C04 10.37, enter 2 times arrow down, C05 12.44 plus 130.62, enter arrow down, NPV हाई पूछ रहा है इज 15, इंटर एरो डाउन, NPV 0 आ रहा है, कंप्यूट बटन प्रेस करिए, 93.397 मतलब 93.40, तो इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे इज 93.40, 93.40। इज इट फाइन, समझ में आया आपको? मल्टी स्टेज मॉडल, तो यहाँ पे आपका 2 स्टेज मॉडल है। नोट्स हियर वी हैव 2 स्टेज मॉडल, पूरा अभी ऊपर वाले एग्जांपल में अपने 2 स्टेज मॉडल का बात कर रहे थे। 2 स्टेज मॉडल के अंदर में 2 स्टेज था, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 वाज सुपर नॉर्मल ग्रोथ एंड सेकेंड वाज मैच्योर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी स्टेबल होते जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है, 6th ईयर के बाद। नंबर 2, स्टेप्स टू फॉलो। क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है? स्टेप 1, कैलकुलेट दी टर्मिनल वैल्यू। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे अपने क्या कर रहे थे, D1 D2 D3 D4 D5 को लेके फर्स्ट वी कैलकुलेटेड व्हाट P5, अपने P5, तो टर्मिनल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे विच इज से PN, ठीक है, PN, N हो गया आपका नंबर ऑफ पीरियड्स, तो PN विल बी इक्वल टू D N+1 नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट पीरियड का, डिवाइडेड बाई RE माइनस D। यही कर रहे थे अपने, P5 कैलकुलेट कर रहे थे बाई टेकिंग व्हाट D6 डिवाइडेड बाई RE माइनस D। उसके बाद स्टेप 2, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू एज अ, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पे, D1 डिवाइडेड बाई RE माइनस D, सॉरी D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE का होल स्क्वायर प्लस D3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE डिवाइडेड बाई 3 डॉट 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 टू DN प्लस DN डिवाइडेड बाई प्लस RE की पावर। समझ में आया आपको? तो ये अपने ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू का मैंने यहाँ पे लिखा है, जरूरत नहीं है बिकॉज आप सब कुछ कैलकुलेटर पे कर रहे हो, द सेम थिंग यू आर डूइंग ऑन द कैलकुलेटर, कि आपने D1 D2 D3 D4 D5 लिया, प्लस क्या लिया P5, और RE से क्या किया उसको फुल किया एज अ, यहाँ पे स्टेप्स भी लिखा दिया आपको कि क्या फॉलो करना है आपको। सबसे पहला टर्मिनल वैल्यू करना है, उसके बाद यू विल कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू एज अ, दिस इज योर 2 स्टेज मॉडल। आपने क्या बात किया 2 स्टेज मॉडल का। नेक्स्ट वी हैव 3 स्टेज मॉडल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे अपने पास 3 स्टेज मॉडल, तो 2 स्टेज की जगह क्या हो जाएगा 3 स्टेज। 3 स्टेज मॉडल में क्या होने वाला है, सबसे पहला 3 इयर्स तक, 0 1 2 3,
3 years तक देयर विल बी अ सुपर नॉर्मल ग्रोथ, सुपर नॉर्मल ग्रोथ एट द रेट ऑफ से 20%। ठीक है, आपका सुपर नॉर्मल ग्रोथ रहेगा विच विल बी 20% करके हर साल, थर्ड ईयर के बाद। ठीक है, फिर फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, देयर विल बी अ ट्रांजिशन ग्रोथ, ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा एंड इट विल बी एट द रेट ऑफ 10% करके हर साल। आपको 3 साल तक 20% का ग्रोथ मिलेगा कंपनी को, उसके बाद फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर में 10% करके, और सिक्स्थ ईयर के बाद आफ्टर सिक्स्थ ईयर देयर विल बी अ मेच्योर्ड ग्रोथ फेज, देयर विल बी अ मेच्योर्ड ग्रोथ एट द रेट ऑफ से 8% आफ्टर सिक्स्थ ईयर। समझ में आया कि सर स्टार्टिंग में 3 इयर्स तक देयर विल बी अ सुपर नॉर्मल ग्रोथ, 1 से 3 ग्रोथ रेट होगा आपका 20% करके, फिर फोर्थ से 6 10% आफ्टर सिक्स्थ ईयर, मतलब सेवेंथ ईयर ऑनवर्ड्स देयर विल बी अ ग्रोथ रेट ऑफ 5%, देयर विल बी अ ग्रोथ रेट ऑफ 5%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, सॉरी टर्मिनल वैल्यू कहाँ निकलेगा, सोच के बताइए, टर्मिनल वैल्यू कहाँ पे निकलेगा आपका, जो गॉर्डन ग्रोथ वाला फॉर्मूला वो कहाँ पे निकलेगा, सोचो यहाँ पे। कब से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है, सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, D1 D2 D3 एट द रेट ऑफ 20%, उसके बाद D4 D5 D6 एट द रेट ऑफ 10%, उसके बाद यू विल कैलकुलेट D7, D7 क्या होगा, D6 इंटू 1 + D विच इज एट द रेट ऑफ 5% डिवाइडेड बाई वॉट, RE माइनस जी। तो क्या है आपका D7 डिवाइडेड बाई RE माइनस जी, क्या निकलता है P6, क्या निकलेगा P6 एक साल पहले। तो अपने पास D1 D2 D3 D4 D5 D6 पता है, P6 पता है, कैलकुलेट दी इंट्रिंसिक वैल्यू, आज के दिन क्या निकल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सुपर नॉर्मल ग्रोथ है, ट्रांजिशन ग्रोथ फेज है, उसके बाद क्या मेच्योर्ड। ठीक है, तो आप 20% करके ग्रो करोगे, उसके बाद स्लो डाउन हो जाएगा कंपनी के अंदर में 10% और उसके बाद 5% कर, एंड ऑल इज दिस इज ड्यू टू ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ व्हाट, कंपटीशन, क्योंकि कोई भी कंपनी जिंदगी भर तक सुपर नॉर्मल ग्रोथ से ग्रो नहीं कर सकता है। कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ $6 सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट, तो सर लैंग्वेज स्किप कर रहा हूं मैं, सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट फ्रॉम 0, फ्रॉम 1 से 3 तक, 1 to 3 years तक रहने वाला है 20% करके, देन देयर विल बी अ ट्रांजिशन ग्रोथ 4 to 6 year 10%, एंड फ्रॉम 7 year ऑनवर्ड्स कांस्टेंट ग्रोथ होगा एट द रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न इज, रिक्वायर्ड रिटर्न कितना 15%। चलो कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑफ, आज के दिन आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ 3 स्टेज मॉडल, ये आपका 3 स्टेज मॉडल है। तो आप क्या करो यहाँ पे, अगेन नंबर लाइन बना रहा हूँ so that things become easy, 1 2 3 4 5 6, ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया, ये आपका सेकंड स्टेज हो गया, ये आपका थर्ड स्टेज हो गया। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, टर्मिनल वैल्यू। यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू विल बी P6 विच विल बी D7 डिवाइडेड बाई व्हाट, RE माइनस D7, क्या होगा आपका D6 इंटू 1 + ग्रोथ, थर्ड ईयर का, सॉरी थर्ड स्टेज में ग्रोथ रेट कितना बोला है 5%, आपको लेना है 1.0 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस 0.0, D6 निकालना है। ठीक है, बट D6 के लिए वी वांट D5, और उसके पहले का भी मेरे को डिविडेंड चाहिए, चलिए कैलकुलेट करते हैं। D0 कितना लिखा है मैंने यहाँ पे आपको, $6, डिविडेंड पेड है, पेड, तो दिस इज $6। तो D1 D2 D3 फिर D4 फिर D5,
6 into growth rate is 20%. ये 20, ये 10 के बाद यहाँ D1 6 into 1.2 कितना 7.2 होगा क्या? 6 into 1.2 7.2. D2 7.2 into 1.2 8.64. D3 into 1.2 10.37. 10.37 into अब ग्रोथ रेट अलग होगा ध्यान से 1.1 11.41 फिर 10% 1.1 12.55 D6 into 1. 12.55 into 1. 13.805 तो 13.81 ले रहा हूँ ठीक है 13.81 805 आ रहा था थोड़ा मुश्किल हो रहा है चलो 805 ले लेते हैं ये तो वो थोड़ा सा डेसिमल के कारण डिफरेंस हो जाएगा 805 ठीक है 13.805 ओके परफेक्ट तो मेरे को P6 निकालना है तो P6 क्या बोला D6 into 1.05 D6 अपने निकाले अभी 13.805 into 1.05 divided by 0.10 into 1.05 divided by 144.95 144.95 तो आपके पास D1 D2 D3 D4 D5 D6 प्लस P6 कैश फ्लो मोड में डालो आप और उसके बाद क्या निकालो इंट्रिंसिक वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इंट्रिंसिक तो अपने डायरेक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे प्लीज हाँ मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ ये सब चीजें कैश फ्लो सेकंड सीसी कैश फ्लो सेकंड सीसी क्लियर कर लो आप कैश फ्लो इंटर एरो डाउन C01 is 7.2 enter 2 times C02 8.64 enter 2 times arrow down C03 10.37 enter 2 times arrow down C04 11.41 enter 2 times arrow down C05 12.55 enter 2 times arrow down C06 13.805 plus 144.95 enter arrow down NPV I पूछ रहा है I is what 15 enter arrow down compute 101 एग्जैक्ट आ रहा 101 0.0098 आ रहा है इग्नोर कर देता है 101 दिस विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आया कितना इजी है 2 स्टेज मॉडल निकाला उसके बाद क्या किया अपने 3 स्टेज मॉडल अगेन अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके बाद तो कैश फ्लो मोड करके विल बी एबल टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू 3 स्टेज मॉडल का एक और वैरायटी है जहाँ पे जो ग्रोथ रेट अचानक से 20 से आप देखो 10 हो रहा है ठीक है या 20 था आपका 3 इयर्स तक उसके बाद 10 हो रहा था और उसके बाद 5% हो जा रहा था ग्रोथ रेट तो ये क्या बोला अब्रप्टली हो रहा है अब्रप्टली अचानक से 20 से 10 हुआ 10 से फिर 5 हुआ बट प्रैक्टिकली डू यू थिंक 20 से वो डायरेक्टली 5 हो जाएगा 20 से वो 10 होगा उसके बाद डायरेक्टली 5 हो जाएगा मे नॉट बी बिकॉज ग्रोथ रेट तो आस्ते आस्ते करके कम होगा प्रैक्टिकली तो ग्रोथ रेट क्या होने वाला है आस्ते आस्ते कम होने वाला है राइट तो उसको अपने यहाँ पे बोल रहे हैं देर विल बी अ लीनियर डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट देर विल बी अ लीनियर डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट लीनियर डिक्लाइन इन द ग्रोथ मतलब क्या हुआ सर मतलब ये हुआ मान ले 0 1 2 3 4 ठीक है 4 साल तक कंपनी का ग्रोथ रेट विल बी एट द रेट ऑफ से 40% 40% करके ग्रो ग्रो करेगा कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स 40 40 40 40 ठीक है उसके बाद देर विल बी अ लीनियर डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट एंड 3 एक सेकंड रुक जा 7 ईयर के बाद ठीक है 7 ईयर के बाद देर विल बी अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट 7 साल के बाद
कंपनी का ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, 7 साल के बाद होगा, कांस्टेंट हो जाएगा 7 साल के बाद। अब यहाँ पे जो 4 से 7 ईयर का ग्रोथ रेट रहने वाला है ना, आस्ते आस्ते करके गिरेगा ग्रोथ रेट, आराम से गिरेगा, मतलब एक बार में ग्रोथ रेट फटाक से नहीं गिरने वाला। देयर विल बी व्हाट, क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, लीनियर डिक्लाइन होने वाला है। अब यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होगा 7 ईयर के बाद से एट द रेट ऑफ 7% होगा। आफ्टर 7 ईयर द ग्रोथ रेट विल बी 7%। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, 40 से सर 7 ईयर के बाद कितना बन जा रहा है, 7%, बट एक बार में या लीनियरली, आराम से, ठीक है। तो आपका 1 से 4 ईयर तक जो ग्रोथ रेट रहने वाला है दैट विल बी 40%। उसके बाद 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर का ग्रोथ रेट क्या होगा, व्हाट विल बी दी, देखो 4th ईयर तक आपका ग्रोथ रेट 40% है, और बोला 7 ईयर के बाद इट्स बिकमिंग 7%। तो व्हाट इज द गैप, व्हाट इज द गैप, 4th ईयर और 7th ईयर के बाद का गैप इज 40% माइनस 7%, विच इज व्हाट, 33% डिवाइडेड बाई 7 ईयर के बाद रहने वाला है, और 4th ईयर से आपका 40%, 4th ईयर तक आपका 40% था, ठीक है। तो गैप इज हाउ मच, 3 ईयर्स, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर। तो दिस विल बी 33% माइनस व्हाट, 3 ईयर। तो आपका जो लीनियर डिक्लाइन होगा, जो लीनियर डिक्लाइन होगा ग्रोथ का, हर साल 11% से कम होगा, मतलब 11% से कम होते जाएगा। 40 था, उससे 11% माइनस करिए, फिर 11% माइनस करिए, फिर 11% माइनस करिए, कब तक, जब तक 7% हो जाए। तो चलो करते हैं, 40 माइनस 3 7, 33, और यहाँ पे 7 - 4 ईयर्स, ठीक है। तो कैलकुलेशन सही चल रहा है। तो 40 - 11 कितना होगा, 40 - 11 29%, 5th ईयर में ग्रोथ रेट। फिर 29 - 11 18, 6th ईयर में, और -7%। समझ में आया आपको कैसे किया यार, 4th ईयर तक देयर विल बी अ ग्रोथ रेट ऑफ 40%, उसके बाद अचानक से 7th ईयर के बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट कितना हो जा रहा है, 7% करके। बट यहाँ पे अचानक से बोलना थोड़ा सा अब्रप्टली हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, बिकॉज प्रैक्टिकली तो कंपनी आस्ते आस्ते करके स्लो डाउन करेगा ना इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। तो वो जो आस्ते आस्ते करेगा उसको बोल रहा है लीनियर डिक्लाइन, लीनियर, ठीक है, कि सेम रेट से डिक्लाइन हो रहा है। तो सेम रेट से डिक्लाइन कैसे निकाले, यार 40% तक ग्रो कर रहा था, उसके बाद 7% हुआ, कब से, 7th ईयर से। व्हाट इज द गैप, 3 ईयर में। तो 3 ईयर में कंपनी कितना रेट से डिक्लाइन होने वाला हर साल, 11%। तो 40 - 11 किया 29, -11 किया 18, -11 किया 7 और उसके बाद तो 7th ईयर के बाद तो मतलब कांस्टेंट ही रहने वाला एट द रेट ऑफ, यहाँ पे 5th ईयर, 6th ईयर, उसके बाद 7 ईयर के बाद देयर विल बी अ कांस्टेंट ग्रोथ 7%, राइट। यहाँ पे मेरे को ये आपका 40% से होगा, ये आपका 40% से ग्रो होगा, ये आपका 40% से ग्रो होगा, ये भी 40% वन स्टेज, सेकेंड स्टेज में ये 29% इस बार, 6th ईयर में 18%, 7th ईयर में 7% सेकेंड स्टेज, और 8th ईयर से 9th ईयर, 10th ईयर सब कुछ ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 7%, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, टर्मिनल वैल्यू कब निकालना है, कोई अगर बता पाए तो, टर्मिनल वैल्यू कब निकालना है, P7, टर्मिनल वैल्यू क्या निकलेगा आपका, P7, ठीक है। बिकॉज 8th ईयर के बाद बोल रहा है कांस्टेंट हो जाएगा, अरे देखो ये मत सोचना कि सर 7 ईयर से कांस्टेंट हो रहा है, अरे 7 ईयर तक 7% हो रहा था, उसके बाद इट इज बिकमिंग व्हाट, 7%। 8th ईयर से क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जाएगा। अपने क्या निकालेंगे यहाँ पे, P7 निकालेंगे, विच विल बी D8 डिवाइडेड बाई व्हाट, RE - G। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे सम्स नहीं करने वाले, सिर्फ आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स बता रहा था कि अगर सम्स में बोला है बाई चांस कहीं भी कि लीनियर डिक्लाइन हो रहा है, तो लीनियर डिक्लाइन कैसे निकालेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे इजी है, D0 आपको दिया हुआ रहेगा, D1 D2 D3 निकालिए, D4 निकालिए, D5 D6 निकालिए, D7 निकालिए, फिर D8 निकालिए, डिवाइडेड बाई व्हाट, RE - G। तो क्या निकलेगा आपका, P7 निकलेगा, P7 निकलेगा, एंड वी हैव ऑल दी
डिविडेंड्स D1 से D7, कैश फ्लो मोड पे जाओ, आई बाई वाई पुट करो, एनपीवी निकल जाएगा जो अभी तक अपने क्या, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा कि लीनियर डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ, कि सेम रेट से देयर विल बी अ डिक्लाइन इन दी। परफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट अपने क्या करने वाले, नेक्स्ट अपने स्क्वाइजर्स का सम करेंगे। नेक्स्ट विल बी स्क्वाइजर का सम, बिकॉज स्क्वाइजर का सम अभी तक आपने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। स्टार्टिंग से मैं जा रहा हूँ एकदम, और उसके बाद यहाँ से आपको गो थ्रू भी करवा दूंगा कि कौन कौन सा एलओएस अपना कंप्लीट हो चुका है। एलओएस नंबर ए कंप्लीट हो चुका, क्लास 1 में अपने डिस्कस किए थे। मेजर कैटेगरीज ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल क्लास 1 में डिस्कस किए थे। एलओएस नंबर बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन मॉडल। एलओएस सी आपको स्किप करवाया था, बोला था बाद में करेंगे डिविडेंड्स को लेके। एलओएस नंबर डी भी स्किप करवाया था। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल क्विज 48.1। क्वेश्चन नंबर 1, एन एनालिस्ट एस्टिमेट्स अ वैल्यू ऑफ $45 फॉर अ स्टॉक विद अ मार्केट प्राइस ऑफ $50। बोल रहा है कि जो एनालिस्ट था वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, एस्टिमेट किया कितना 45, और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 50। तो बताओ सबसे पहला, द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड? एज पर क्लास 1 का डिस्कशन, स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड? सर स्टॉक प्राइस होना चाहिए था 45 बट चल रहा है 50, तो जो चल रहा है वो ज्यादा है। द स्टॉक इज व्हाट एक्चुअली ओवर वैल्यूड, द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट ओवर वैल्यूड। The analyst is most likely to conclude that the stock is overvalued. और analyst क्यों conclude करेगा? If few analyst follows the stock and the analyst has a less confidence in his model inputs। एक अपने डिस्कस किए थे कि यार जो प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में इफ देयर इज अ गैप, तो क्या अपने क्लाइंट को अपने रिकमेंड कर दे वो स्टॉक? डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर में, जहां पे स्पोक अबाउट 5-6 फैक्टर्स, अगर आपको याद होगा, याद करने का ट्राई करो उस फैक्टर्स को। सबसे पहला, देयर शुड बी अ मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड IV0, डिफरेंस जो बड़ा हो। सेकंड, क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होराइजन और जो कन्वर्जेंस होगा प्राइस से IV0 के बीच का, दैट शुड बी सेम, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिकमेंडिंग द स्टॉक टू द क्लाइंट। थर्ड, जो इनपुट्स ले रहे हैं अपने, वो क्या होना चाहिए, उसमें अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो मॉडल्स ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर अपने बात किए थे इन टर्म्स ऑफ एनालिस्ट, कि जो एनालिस्ट का कवरेज हो वो कम से कम हो ऑन दैट स्टॉक, बिकॉज इफ द एनालिस्ट का कवरेज इज हाई, द स्टॉक माइट हैव मूव्ड फ्रॉम प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पे बोल रहा है फ्यू एनालिस्ट फॉलो द स्टॉक, दिस इज फाइन। ओवर वैल्यूड है अगर फ्यू एनालिस्ट फॉलो कर रहा है, परफेक्ट, बट एनालिस्ट हैज अ लेस कॉन्फिडेंस इन हिज मॉडल इनपुट्स, नो, अब तो नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर बी, few analyst follows the stock and the analyst is confident in his model inputs, yes, this is fine। कि overvalued है कब, अगर analyst भी कम coverage कर रहा है और analyst is also confident about his model। see, many analyst follows the stock and the analyst is confident in his model inputs। अरे अगर बहुत ज्यादा एनालिस्ट फॉलो कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वो तो रिकमेंड करके ऑलरेडी प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू तक ले आएगा, प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू तक ले आएगा। अगर बहुत एनालिस्ट फॉलो कर रहा है, दे विल बी एबल टू रिकमेंड देयर स्टॉक टू देयर क्लाइंट, क्लाइंट को बोलेगा कि सब कोई शॉर्ट सेल करो बिकॉज ओवर वैल्यूड है, एंड प्राइस क्या हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ, तो ओवर वैल्यूड वहां पे अपने कमेंट नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a valuation model based on free cash flow to equity is most likely to be an multiplier model। बोला FCFE मल्टीप्लायर मॉडल है क्या? नो, मल्टीप्लायर में तो क्या लेते हैं अपने रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, पी रेशियो, पीवी रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स, ईवी टू एबिडा, ईवी टू सेल्स, जो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। एसेट बेस्ड मॉडल, एसेट बेस्ड मॉडल क्या होता है कि अपने लेते हैं एसेट्स का वैल्यू माइनस व्हाट, लायबिलिटीज का वैल्यू, राइट। मार्केट वैल्यू लेंगे ऑफ द एसेट्स माइनस कर लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर अवेलेबल नहीं है मार्केट वैल्यू, देन वी विल टेक व्हाट, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रेजेंट वैल्यू मॉडल जो अभी अपने कर रहे हैं, लास्ट क्लास से यही तो कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। प्रेजेंट वैल्यू मॉडल के अंदर में क्या था, डीडीएम, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सेकंड मॉडल वाज व्हाट, फ्री कैश फ्लो मॉडल। तो फ्री कैश फ्लो मॉडल या एफसीएफई किसके अंदर में आएगा, प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया अपने स्टॉक स्प्लिट वगैरह को लेके, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं किया अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अभी स्किप कर रहे हैं अपने। LOS number E, explain the rationale for using the present value models to value equity and describe the dividend discount and free cash flow to equity model। तो ये भी अपना LOS हो चुका है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा हुआ है FCFA को लेके, दिस वी हैव नॉट डिस्कस्ड, बट यहाँ पे एग्जांपल्स अपने देख सकते हैं। FCFE को छोड़ के
देखो 1 पीरियड अपने डिस्कस कर लिए, सिंगल पीरियड. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक दैट पेड अ डिविडेंड लास्ट ईयर $1 का. पेड अ डिविडेंड, अंडरलाइन करिए इसको. पेड अ डिविडेंड इज एक्चुअली व्हाट योर D0 या D1. D0 बात किए थे कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, कर दिया ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा D0. एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं बोल रहा है, पेड डिविडेंड D0 $1. If next year dividend will be 5% higher and the stock will sell for 13.45 at year end, so this is actually what P1. Next year में बोल रहा है कि there will be a selling of the stock at 13.45, so this is your P1. The required return is 13.2. तो कैलकुलेट करना वैल्यू एज अ टुडे. तो क्या होगा ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे, सिंगल पीरियड है, तो D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई व्हाट 1 प्लस आर, राइट. D1 क्या होगा यहाँ पे D0 विच इज $1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ, तो ये कितना हो जाएगा $1 इंटू 1.05. दिस विल बी 1.05. 1 इंटू 1.05 1.05 प्लस P1 भी दिया हुआ आपको डायरेक्टली 13.45 डिवाइडेड बाई आर. 1 प्लस आर इज 13.2%, तो डिवाइडेड बाई 1.13. 1.05 plus 13.45 divided by 1.13. It's coming 12.81. 12.809 आ रहा है, which is 12. मल्टी ईयर, ठीक है, मल्टी ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स तक अगर होल्ड कर रहा है स्टॉक तो मल्टी ईयर, मल्टी पीरियड DDM वैल्यूएशन. अ स्टॉक रिसेंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ 1.5. अगेन अंडरलाइन करिए, रिसेंटली पेड अ डिविडेंड. D1 है या D0? D0. कोई गलती से अगर D1 ले लिया और अगर ऑप्शंस में एंटरटेन करेगा, हाई चांस है जो इंट्रिंसिक वैल्यू तुम निकालेगा ना वो ऑप्शंस में एंटरटेन करेगा. इफ यू आर टेकिंग D1 गलती से, नो, इट विल बी D0. कोई गलती से D1 ले लिया और इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करो, ऑप्शन में मैच कर जाएगा आंसर, बदमाशी करेगा आपसे. आपको प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना है ये सब चीज का, कि रिसेंटली पेड लिखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पेड लिखा है, डिविडेंड पेड लिखा है, एक्चुअल डिविडेंड पेड लिखा है, ये सब लाइन का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे स्टॉक रिसेंटली पेड अ डिविडेंड है, तो दिस इज एक्चुअली योर D0 1.5 विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8% पर ईयर. Growth rate is 8%. The required rate of return is 12%. RE 12. Calculate the value of the stock assuming that it will be priced $51 3 years from now. थर्ड ईयर के बाद P3 कितना हो जाएगा थर्ड ईयर के एंड पे 51. तो चलिए निकालते हैं एग्जाम्पल. सबसे पहला D1 ग्रोथ रेट यहाँ पे कितना बोला है 8% और RE दिया है 12%. D0 1.5 और P3 D1. यहाँ पे सारा इनपुट्स लिख लिया अपने. D1 कितना हो जाएगा D0 विच इज 1.5 इंटू 1.08. चलिए निकालते 1.5 इंटू 1.08 1.62. D2 will be 1.62 into 1.08 1.7496. D3 1.7496 into 1.08 1.8895 1.8896. ठीक है, और P3 यहाँ पे है अपने पास 51. गो टू कैश फ्लो मोड एंड कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे. इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए प्लीज. कैश फ्लो सेकंड CEC, cash flow second CEC, cash flow enter arrow down, C01 will be your 1.62 D1, enter 2 times arrow down, C02 is 1.7496, enter 2 times arrow down, C03 1.8896 plus P3 51 52.8896 आ रहा है, enter arrow down, NPV. I पूछ रहा है आपसे, I कितना है 12, enter arrow down, NPV compute 40.486, तो 40.49 40.49 will be your intrinsic value.
40.49। नेक्स्ट, थोड़ा सा ऑब्वियसली फास्ट मूव करेंगे क्योंकि क्लास के अंदर में हर एक मॉडल को लेके मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पे आपने अच्छे प्रैक्टिस किए थे, तो यहाँ पे प्लीज आपको थोड़ा सा फास्ट मूव करना पड़ेगा। ओके, इस एलयूएस के अंदर में अपना एफसीएफई छूटा हुआ है। एफसीएफई मॉडल जो मैं बताऊंगा आपको, एस्टिमेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये अपने बात कर लिए थे कि 3 तरीके से अपने निकाल सकते हैं, सीएपीएम मॉडल से, या अपने पास बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम से, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, या अपने लेंगे आरएफ प्लस इक्विटी रिस्क प्रीमियम, आरएफ प्लस इक्विटी रिस्क प्रीमियम। ऑब्वियसली आरएफ ले रहे हैं तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम ज्यादा लेना है, क्योंकि आरएफ में क्या होता है, यील्ड कम होता है, आरएफ में रिस्क फ्री, यील्ड कम, तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या आएगा, ज्यादा। नेक्स्ट, एलियस नंबर जी, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ नॉन कॉलेबल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक, जो आज अपने सीखे थे। अगर कोई ग्रोथ नहीं है, डिविडेंड फिक्स रहने वाला, तो कैसे होगा। अ कंपनी $100 par preferred stock pays a $5 annual dividend and has a required return of 8%. Calculate the value of the preferred stock. पूरा $5 करके पे करेगा और रिक्वायर्ड रिटर्न अगर 8% है तो वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक निकालना। इट्स वेरी इजी, आपको डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया, तो इट विल बी डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न, 5 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.08, 5 डिवाइडेड बाय 0.08, निकालिए प्लीज। 5 डिवाइडेड बाय 0.08, 62.5, 62.5। Next, calculate and interpret the intrinsic value of an equity security based on the Gordon constant growth dividend discount model or a two-stage dividend discount model as। ये अपने गॉर्डन ग्रोथ मॉडल लास्ट क्लास में एग्जॉस्टिवली समझे थे, टू स्टेज मॉडल आज अपने कंप्लीट कर लिए, और अपने 3 स्टेज भी किए। 3 स्टेज के अंदर में भी 2 वैरायटी करवाया आपको, याद है लास्ट में कराया था लीनियर डिक्लाइन वाला। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सारा थ्योरी वगैरह आपने डिस्कस कर लिया, आप एक बार देख लेना, रीड आउट कर लेना। Gordon growth model valuation. Calculate the value of the stock that paid a dividend. Again, underline please. Paid a dividend. Dividend payout कर चुका. This is actually what? D0. Dividend last year. If the dividends are expected to grow at 8% forever, growth rate constant रहने वाला 8%, and the required return of 12%. तो अपने को वैल्यू निकालना है, अपने को वैल्यू निकालना है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। D0 दिया हुआ सम में 1.5, ग्रोथ रेट कितना बोला है, हाउ मच इज द ग्रोथ रेट, 8%, डिवाइडेड बाई आर ई माइनस 0.12 माइनस 1, इट विल बी 1.5 इंटू 1.08, 1.62 डिवाइडेड बाई 0.0, $40.5, 40.5। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड स्टॉक ड्यू टू डिविडेंड ग्रोथ। Using the data from the previous example, calculate how much of the estimated stock value is due to dividend growth. ये भी अपने किए थे लास्ट क्लास के अंदर में, जहाँ पे बात किया था यार कि अपने पास रिक्वायर्ड रिटर्न है, अपने को डिविडेंड यील्ड निकालना है या ग्रोथ निकालना है, वन ऑफ द वेरिएबल अगर नहीं रहेगा तो अपने को वो निकालना है। तो आर ई विल बी इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस व्हाट, कैपिटल गेन्स। आर ई विल बी इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस व्हाट। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक बताओ, जो अपने निकाले यहाँ पे 40.5, हाउ मच ऑफ द एस्टिमेटेड इज ड्यू टू डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ की वजह से कितना है, ठीक है, तो वो अपने को फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी इजी। तो आपका यहाँ पे डिविडेंड यील्ड कैसे निकलेगा, हाउ मच विल बी योर डिविडेंड यील्ड। ग्रोथ मान लो जीरो है, ग्रोथ कुछ नहीं है कंपनी के अंदर, बिकॉज एक चीज आपको जीरो मानना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। तो डिविडेंड यील्ड कैसे निकलेगा, विच इज 1.5, डिविडेंड आपका D0 1.5 डिवाइडेड बाई वैल्यू कितना निकाले अपने 40.5, 40.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाई व्हाट, 40.5, so this will be 3.7%। 3.7% क्या निकला आपका डिविडेंड यील्ड। बाकी का बचा हुआ क्या, ग्रोथ रेट। आर ई कितना दिया हुआ था 12%,
तो 12 माइनस 3.7, 8.3%। 8.3% क्या निकला आपका? 8.3% is the growth rate and dividend yield is how much? 3.8. So using the data from the previous example, calculate how much of the estimated stock value बोल रहा है, अच्छा सॉरी, स्टॉक वैल्यू बोल रहा है इज ड्यू टू डिविडेंड ग्रोथ। वैल्यू निकालना, आपने क्या निकाले यहाँ पे? डिविडेंड यील्ड निकाले और ग्रोथ निकाले। आपको बोल रहा है स्टॉक वैल्यू बताओ, स्टॉक वैल्यू बताओ। कोई बात नहीं है, स्टॉक वैल्यू निकाल लेते हैं, स्टॉक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आर ई का फॉर्मूला, सिंस आर ई इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाई व्हाट? प्राइस प्लस ग्रोथ। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा लिखूं ब्रेक करके, डिविडेंड यील्ड डिवाइडेड बाई ग्रोथ और डिवाइडेड बाई प्राइस प्लस ग्रोथ। जी मान लो जीरो है, बिकॉज यहाँ पे अपने को ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ निकालना है डिविडेंड बाई प्राइस। और आर ई अपने पास है डिविडेंड बाई प्राइस, ग्रोथ रेट जीरो। प्राइस ऊपर ले गया, आर ई को नीचे ले आया, तो प्राइस हो जाएगा डिविडेंड डिवाइडेड बाई डिविडेंड वी हैव 1.5 डिवाइडेड बाई आर ई। आर ई कितना दिया है? 12%। आर ई इज योर 12, 1.5 divided by 0.12, इट्स कमिंग 12.5। 12.5, तो डिविडेंड के वजह से कितना मिला आपको? 12.5। तो बचा हुआ क्या? ग्रोथ। ठीक है, बचा हुआ क्या? 40, मतलब 40.5, 40.5 माइनस 12.28। इज इट फाइन? एस्टिमेटिंग द ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड्स, ये अपने निकाल चुके, मतलब ये अपने डिस्कस कर लिए थे कि ग्रोथ रेट अपने कैसे कैसे ले सकते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है ना। Green Incorporation is expected to pay dividend equal to 25% of its earning। बोल रहा है कि जो भी अर्न करेगा उसमें से 25% पे आउट करेगा। इसका मतलब रिटेंशन विल बी हाउ मच? 25%। अगर पे कर रहा है 100% में से, रिटेन कितना कर रहा है? 75%। ग्रीन्स ROE इज 21%। कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट इट्स सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो अपने को क्या निकालना है? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालना है। तो ग्रोथ रेट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू व्हाट? बी इंटू आर। बी क्या होता है? रिटेंशन रेशियो, यहाँ पे 75% है। आर क्या होता है? आरओई। आरओई कितना बोला? 21। तो कितना हो जाएगा? 21 इंटू 0.75, 15.75%। 15.75%। देखो यहाँ पे जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है ना लॉन्ग टर्म में, 15.75 बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन। आज बात की है, ग्रोथ रेट कैनॉट बी 15-16% के हिसाब से, बिकॉज लॉन्ग टर्म में तो क्या कॉम्पिटिशन होगा, एंड कंपनी का जो ग्रोथ रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री से मैच हो जाएगा, बिकॉज देर विल बी अ हाई कॉम्पिटिशन इन टू द मार्केट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी विल बी मैचेस विद द इंडस्ट्री का, जिसको हमने मेच्योर्ड फेज बोल रहे थे कि कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा कंपनी। नेक्स्ट, अ फर्म विथ नो करंट डिविडेंड। वो आज कोई डिविडेंड पे आउट नहीं किया, हो सकता है फ्यूचर में डिविडेंड पे आउट कर रहा था, करेगा फ्यूचर में। आज भी ऐसा एग्जांपल लिए थे, क्या हो सकता है नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स तक डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, 6th ईयर या 7th ईयर में अचानक से कंपनी डिविडेंड पे करेगा। तो आज के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? अ फर्म करेंटली पेज नो डिविडेंड, D0 इज जीरो, बट इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 4। ईयर 4 में पे करेगा, D4। ईयर 4 अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी, ये क्या हो गया? E4, $1.64, एंड अ फर्म विल मेंटेन अ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 50%। पूरा 1.64 कमाएगा कंपनी, अर्न करेगा 4th ईयर पे, और कितना पे आउट करेगा? 50%। तो आपका D4 क्या होगा? 1.64 इंटू 0.5, 1.64 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 0.82, 0.82 लिख ले रहा हूं मैं एक बार।
E4 is 1.64, therefore D4 is 1.64 into 50%, which will be $0.82. Assume a constant growth rate of 5% and a required return of 10%. Estimate the current value of the stock. Current value बोल रहा है आपको, थर्ड ईयर के एंड पे नहीं बोल रहा है वैल्यू निकालने, कब बोल रहा है? एज ऑन टुडे. करंट मतलब आज के दिन. ग्रोथ रेट इज 5%, रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%. ठीक है, चलिए नंबर लाइन बनाते हैं ताकि विजुअलाइज करने में आपको इजी होगा. जीरो, फोर. पूरा फोर्थ ईयर पे आपका डिविडेंड पे आउट कितना होने वाला है? 9.8. ये आपको टू स्टेप फॉलो करना है यहाँ पे. यू हैव टू फॉलो व्हाट? टू स्टेप. कैसे कैसे? सबसे पहले आप क्या निकालो, सबसे कांस्टेंट हो रहा है फोर्थ ईयर के बाद, फोर्थ ईयर से, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपका डिविडेंड होगा 10.82 और उससे क्या हो रहा है? कांस्टेंट. अपने यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? P3. P3 will be what? D4 divided by RE minus G. P3 will be D4 divided by RE minus. ये आपका क्या होगा? स्टेप 1. तो D4 आपको दिया हुआ है 10.82 डिवाइडेड बाई RE कितना दिया हुआ है? 0.10 माइनस ग्रोथ इज तो 10.82 डिवाइडेड बाई 0.05 तो 216.4. 216.4 ये आपका स्टेप 1 निकला. P3. बस स्टेप 2 आपका निकल जाएगा. इंट्रिंसिक वैल्यू यू विल हैव टू फाइंड आउट एज ऑन टुडे. स्टेप 2 फ्यूचर वैल्यूज 216.4. एन क्या लिखूं? एन क्या लिखो? 3 या 4? 3, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड पे है. P3 थर्ड ईयर के एंड पे, तो एन विल बी 3. I by y is 10, which is required return. Repeating value as a total. Second clear work 216.4 FV 3n 10 I by y. Repeating 162.58. 162 point intrinsic value or current value of the stock as a. मैच क्यों नहीं हो रहा है? ये लोग आ रहा है 12.32. कुछ मिस्टेक किया ना हमने. ये क्या 10.82? 10.82 क्यों लिया? उप्स, यहाँ पे सॉरी, ये डॉलर था, मैंने गलती से इसको 1 ले लिया. प्लीज इसको ठीक कर लेना. वो डॉलर को गलती से मैंने 1 ले लिया. दिस इज योर डॉलर. तो D4 आपका 0.82 0.82 तो 0.82 डिवाइडेड बाई 0.05 16.4. तो F is 16.4. Second clear work 16.4 FV TN 10 I by y liberty 12.32. 12. तो अगर पहले आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि गलती से मैंने 10.82 ले लिया, तो ऑब्वियसली वो 10.82 के हिसाब से नहीं कैलकुलेशन कर रहा होगा, वो 0.82 के हिसाब से कर रहा होगा. राइट, कोई बात नहीं, गलती हो ही जाता है. होता ना डायलॉग DDLJ का, क्या था? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है. 12.32. चलिए नेक्स्ट, मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. मल्टी स्टेज ग्रोथ. Consider a stock with dividends that are expected to grow at 15% per year for 2 years. 2 years तक ग्रो होगा 15% करके. After which they are expected to grow at 5% per year indefinitely. बोल रहा है कि सेकेंड ईयर के बाद ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. तो 2 स्टेज मॉडल है या 3 स्टेज मॉडल के? 2 स्टेज, बिकॉज फर्स्ट 2 ईयर्स तक 15% करके ग्रो, उसके बाद थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स 5% करके इंडेफिनिट पीरियड. तो अपने सबसे पहले जो टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, terminal value will be standing as on which period? It will be second period. P2, because third year से हो रहा है ना,
तो P2 क्या हो जाएगा, D3 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। तो जब भी ऐसा सम से पहले आप सोच लीजिए कि टर्मिनल वैल्यू किस दिन खड़ा होगा। जो टर्मिनल वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी स्टैंडिंग एज ऑन विच पीरियड ऑन द नंबर लाइन, देन थिंग्स बिकम इजी। आपको पता लग जाएगा यार आपको कैलकुलेट क्या करना है, बिकॉज आप D1 D2 D3 निकालते जाओगे फिर अननेसेसरी का, राइट। फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि वेयर द टर्मिनल वैल्यू विल बी स्टार्टिंग। द लास्ट डिविडेंड पेड वाज $1। लास्ट डिविडेंड अगेन अंडरलाइन करो D0 की KE required return is 11%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक यूजिंग द मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल। ये तो काफी इजी है, अपने तो और 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स का भी आज सम किए, राइट। चलिए करते हैं सम्स को। एग्जाम्पल मल्टी स्टेज, यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा 0 1 2, और थर्ड ईयर से मतलब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट होगा आपका 15%, और उसके बाद ग्रोथ रेट यहाँ पे कितना बोला है 5%। RE रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है 11%। D0 $1। परफेक्ट। अभी आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, D1 D2 निकाल लो, फिर D3 निकाल लीजिए। D1 कितना होगा 1 इंटू 1.15 विच विल बी 1.15। D2 विल बी 1.15 इंटू 1.0 1.15, तो 1.15 इंटू 1.1 1.3225। D3 अब आराम से, D3 अलग ग्रोथ रेट है इंटू 1.05 1.3886। तो अपने को अभी कैश फ्लो के अंदर में ये लेना है, ये लेना है, और फिर P2 निकालेंगे विच विल बी D3 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। D3 we have already calculated, RE is 0.11, growth rate is 0.05, 1.3886 divided by what 0.0 23.14 23.1। तो P2 भी आ गया अपने पास। वी हैव कैश फ्लो 1 दिस ऐड करके और कंप्यूट क्या एनपीवी, कंप्यूट एनपीवी या इंट्रिंसिक वैल्यू। कैश फ्लो सेकंड CEC, कैश फ्लो सेकंड CEC, go to cash flow, enter arrow down, C01 1.15, enter arrow down 2 times, C02 1.3225 plus 23.14, enter arrow down, NPV आई पूछ रहा है कितना 11, enter arrow down, compute 20.89, इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है आपका 20.8। ये लोग का 86 आ रहा है, इट्स फाइन, डेसिमल के कारण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एलओएस नंबर आई। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी फॉर विच कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज अप्रोप्रिएट। ये भी अपने बात कर लिए, मतलब जब मैं डिस्कस कर रहा था कांस्टेंट ग्रोथ और मल्टी स्टेज, वैसे एलओएस अपने कवर अप कर लिए, बट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी याद दिला देता हूँ। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अपने कब अप्लाई कर रहे थे, इफ द कंपनी इज इनटू द मैच्योर्ड फेज, कांस्टेंट ग्रो कर रहा है कंपनी, मतलब सर इनिशियली हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, बट बिकॉज ऑफ कंपटीशन company में there will be a slowdown and company will be able to meet, or company will be able to grow at the rate of industry का growth rate which is at the rate of 5% करके constant growth। तो बोला characteristics of the company, so one of the characteristic of the company in which constant growth model can be applied, the company will grow at the constant growth which is the matured phase। तो company matured phase में जा चुका है, या company less cyclical है, कंपनी क्या लेस साइक्लिकल है, साइक्लिकल नहीं है, हाई लो नहीं हो रहा है, कांस्टेंट ग्रो हो रहा है। सेकंड, कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो क्या है कांस्टेंट, कंपनी का जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रहने वाला है कांस्टेंट, तभी आप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल क्या अप्लाई कर सकते हो, राइट। सेकंड वाज मल्टी स्टेज डिविडेंड, जो आज अपने बात किए थे यार मल्टी स्टेज मॉडल कैसे एप्लीकेबल होगा, कि सर मान लीजिए फर्स्ट स्टेज में देयर विल बी अ सुपर नॉर्मल ग्रोथ और उसके बाद क्या कांस्टेंट ग्रोथ, क्यों, बिकॉज देयर विल बी अ कंपटीशन, आफ्टर से 4 इयर्स 5 इयर्स के बाद कंपटीशन आएगा और उसके बाद कंपनी जो होगा इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से
मैच कर। मल्टी स्टेज, टू स्टेज मॉडल। फिर थर्ड स्टेज मॉडल में क्या बात किए थे कि सर फर्स्ट स्टेज से 5 years का जहाँ पे सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट होगा 20% करके, उसके बाद देयर विल बी अ ट्रांजिशन। सुपर नॉर्मल था, उसके बाद क्या ट्रांजिशन कर रहा है टुवर्ड्स वेयर, मेच्योर्ड फेज की तरफ ट्रांजिशन कर रहा होगा एट द रेट ऑफ से 10% करके हर साल, और उसके बाद मेच्योर्ड में जाके वो 5% का ग्रोथ हो जाएगा। थ्री स्टेज मॉडल, राइट। थ्री स्टेज मॉडल का एक और वेराइटी आपको बताया था ऑलरेडी, क्या क्या जो डिक्लाइन होगा ना 20 से 5%, वो अचानक से नहीं हो रहा है, लीनियर कांस्टेंट रेट से आस्ते आस्ते करके डिक्लाइन होगा, विच मेक्स मोर सेंस। यार प्रैक्टिकली थोड़ी कंपनी अचानक से 20 से 5 चला जाएगा, ग्रोथ रेट आस्ते आस्ते करके होगा। तो थ्री स्टेज के अंदर में आपका सुपर नॉर्मल, देन वी हैव ट्रांजिशन, देन वी हैव व्हाट, नेक्स्ट मॉड्यूल क्विज 48.2। चलिए करते हैं मॉड्यूल क्विज 48.2। तो यहाँ पे आपका जो आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये सब क्वेश्चंस अपने कर लेंगे। तो फिर एब्सोल्यूट के अंदर में मेरे को एक और बताना आपको फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो बचा हुआ है। पहले ये क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का assumption क्या था, ग्रोथ रेट हैज टू बी लेस देन आर ई, एकदम सही बोल रहा है, आर ई हैज टू बी ग्रेटर देन जी। अगर नहीं हुआ तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैंने बताया था ये वाला चीज कि जो रिक्वायर्ड रिटर्न है दैट हैज टू बी व्हाट, हायर देन दी ग्रोथ रेट। बिकॉज अगर आर ई जी से बराबर, जी से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, जी विल बी ग्रेटर देन के। यार स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स सुपर नॉर्मल ग्रोथ में हो सकता है ग्रोथ रेट पहले हाई है और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लो डाउन होगा, और उसके बाद क्या, कांस्टेंट ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड एन इन्वेस्टर be willing to pay for a share of preferred stock that pays an annual $7 का dividend if the required return is 7.75? It's very easy. Preferred stock का वैल्यू निकालना है, आपको क्या करना है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय व्हाट, रिक्वायर्ड रिटर्न। कोई गलती से 7.75 का प्लीज फैक्टर मत बना देना, मतलब 1.0775 मत कर देना। यू हैव टू टेक 7 डिवाइडेड बाई 0.0775 या 7.75 का परसेंट से डिवाइड करना है आपको। आपको करना है 7 डिवाइडेड बाई 7.75%. It's coming 90.32. 90.32 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, मैं ऑब्वियसली यहाँ पे देखो बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इतना इजी है। जहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा आई विल ट्राई, ठीक है, कि अपने बोर्ड पे सम्स को सॉल्व करें, बट इतना इजी है तो जरूरत नहीं है, ये सब अपने डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन एनालिस्ट एस्टिमेट्स दैट अ स्टॉक विल पे $2 डिविडेंड नेक्स्ट ईयर। आराम से, विल पे, पेड नहीं है ये, विल पे एक्सपेक्टेड, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, नेक्स्ट ईयर बोल रहा है। D1 अंडरलाइन करो प्लीज इसको, ये सब जो टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा। आप करोगे सब कुछ बट आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा सम। D1 $2 and that it will sell for $40 at year end। P1 40, if the required return is 15%, what is the value of the stock? काफी इजी कर दिया आपको, D1 दे दिया, P1 दे दिया, और आपको आज के दिन वैल्यू पूछ रहा है। सिंगल पीरियड इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो क्या हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 1.15, 42 डिवाइडेड बाई 1.15, 36.52। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what is the intrinsic value of a company's stock if dividends are expected to grow at 5%? The most recent dividend, इसको भी अंडरलाइन करो प्लीज, रिसेंट डिविडेंड मतलब हाल फिलहाल में डिविडेंड पे किया है कितना, $1 का, ठीक है, $1 रिसेंट, D0 है ये, D01, एंड द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्स अ रिटर्न फॉर 10%। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है अपने को। तो ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल लगेगा यहाँ पे, देखो बोल रहा है कि डिविडेंड ग्रो करेगा 5% और डिविडेंड पे आउट कितना किया, D01। तो अपना फॉर्मूला क्या बना, इंट्रिंसिक वैल्यू एज ऑन टुडे विल बी D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। D1 कैसे निकलेगा यहाँ पे, 1 इंटू 1.05 विच विल बी 1.05 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी, 10 माइनस 5%। तो आपको करना है 1 इंटू 1.05 विच इज D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी 0.05, 21। इज इट फाइन, समझ में आ रहा है आपको, काफी इजी है ये वाला सब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, assume that the stock is expected to pay dividend at the end of year 1 and year 2, 1.25, 1.56.
देखो सारा चीज आपको सर्व करके दे रहा है, ग्रोथ रेट वगैरह दिया नहीं, मतलब आराम से आपको D1 D2 भी दे दिया कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ रहा है। डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% रेट देयर आफ्टर, उसके बाद बोल रहा है कि डिविडेंड कितना रेट से ग्रो करेगा, 5%, मतलब सेकेंड ईयर के बाद। assume that the K is 11%, the value of the stock is closest to. So this is actually what two stage model. बोला फर्स्ट टू स्टेज का आपको D1 D2 दे दिया और बोला थर्ड ईयर से डिविडेंड जो है 5% करके ग्रो करेगा। तो अपने को D3 निकालना है यहाँ पे और P2 निकालना है फॉर द टर्मिनल वैल्यू। इज इट फाइन? इसको अपने सॉल्व करते हैं यहाँ पे ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो यार क्या दिया और क्या कंप्यूट करना अपने को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 0 1 2 और उसके बाद ग्रोथ रेट क्या कांस्टेंट सेकेंड ईयर के बाद 5%। तो D1 है अपने पास, D2 है अपने पास। D1 इज 1.25, D2 इज 1.56। चलिए P2 निकालिए, प्लीज P2 निकालिए खुद से अब, विच इज D3 1.56 D2 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट 1.05 डिवाइडेड बाई RE माइनस G। RE कितना है, हाउ मच इज दी RE 11%, तो 0.11 माइनस 1.05, तो 1.56 इंटू 1.05 divided by 0.06, 27 point is your P2। ये आपका कैश फ्लो 1.56, 27.2 को प्लस कर दो। कैश फ्लो सेकेंड CC, कैश फ्लो इंटर एरो डाउन, C01 is 1.25 इंटर एरो डाउन, C02 1.56 प्लस 27.3, 28.86 आ रहा है इंटर एरो डाउन। NPV I is how much 11%, 11 इंटर एरो डाउन, NPV कंप्यूट 24.55, इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 24 पॉइंट। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। An analyst feels that Brown company earnings and dividend will grow at 25% for 2 years, after which growth will fall at a constant rate of 6%। तो बोल रहा है आपको D1 D2 निकालना है 25% करके, उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद ग्रोथ रेट विल बी 6%। If the projected discount rate is 10% and the Browns most recently paid a dividend of 1, recently paid को again underline, this is actually what D0, the value of the Brown stock using the multi-stage dividend discount model, again it's a two stage model जहाँ पे आपको D0 दिया हुआ है, आप D1 निकालिए 25%, फिर D2 निकालिए 25%, उसके बाद अपने को P2 निकालना है बिकॉज थर्ड ईयर से कांस्टेंट हो रहा है, तो अपने को D3 निकालेंगे और P2 निकाल के विल जस्ट कैलकुलेट दी PV। चलो कैलकुलेट करते हैं। अगेन इट्स अ डुप्लीकेशन, बट हाँ जरूरी है कि जितना से ज्यादा अपने सम सॉल्व कर पाए। अगेन नंबर लाइन D1 D2 और D2 के बाद थर्ड ईयर के बाद बिकमिंग कांस्टेंट, P2 निकाल लेंगे यहाँ पे P2 विच विल बी D3 डिवाइडेड बाई RE माइनस। चलो D1 निकालो, तो D0 दिया हुआ आपको 1 और 25% से ग्रो करेगा, तो 1 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा 1.25, D2 will be 1.25 into 1.25, 1.25 into 1.25, 1.56, P2 will be 1.56 into ग्रोथ रेट कितना बोला कांस्टेंट के लिए 6% एंड डिस्काउंट रेट है 10%, तो 1.06 डिवाइडेड बाई RE माइनस G विच विल बी 0.10 माइनस 0.06, 1.56 into 1.06 divided by 0.04, 41.34। ठीक है, तो अपने पास C01 है, C02 है, प्लस ये भी है। देखो यहाँ पे 4 इयर्स 5 इयर्स का नहीं कर रहा, मतलब अपने तो कर रहे थे क्लास के अंदर में एग्जाम्पल्स के अंदर में, और ये लोग 2-2 साल 3-3 साल का ही लिया है सर। C01 1.25 इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन, C02 1.56 प्लस 41.34, 42.9 इंटर एरो डाउन, NPV आई कितना है 10 इंटर एरो,
36.59 इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 36.59। कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट है? 36.65 है, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ डेसिमल के कारण थोड़ा सा गैप है। 36.65 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following firms would most likely be appropriately valued using the constant growth dividend discount model? बोला constant growth dividend discount model अपने किस पे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहला ऑटो मैन्युफैक्चरर। ऑटो मैन्युफैक्चरर इज एक्चुअली साइक्लिकल और लेस साइक्लिकल। साइक्लिकल है ना, जैसे कोविड में देखा था या रियल स्टेट जो कार्स का रिक्वायरमेंट्स वगैरह था वो सब सारा क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। फिर जैसे मार्केट का सिचुएशन बेटर हुआ, the demand for the real estate for the automobiles got increased. So this is actually what cyclical। और अभी बात क्या हुआ था, कांस्टेंट ग्रोथ कहाँ पे अप्लाई करेंगे? लेस साइक्लिकल फर्म्स के अंदर में, लेस साइक्लिकल कंपनीज के अंदर में। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, अब प्रोड्यूसर ऑफ ब्रेड एंड स्नैक्स फूड, यस। अरे ब्रेड और स्नैक्स फूड तो अपने को चाहिए ही चाहिए, तो जो कंपनी है वो उस पर अपने कांस्टेंट ग्रोथ अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज कंपनी इज व्हाट, लेस साइक्लिकल। अ बायोटेक फर्म इन एग्जिस्टेंस फॉर 2 years, अरे 2 साल हुआ है कंपनी को, कांस्टेंट ग्रोथ कब अप्लाई कर सकते हैं? कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेइंग, और यहाँ पे सिर्फ 2 साल का हुआ है। बोला सिर्फ 2 साल हुआ है तो 2 साल से हो सकता है अपने जज नहीं कर पाएंगे कि डिविडेंड पे आउट किया है कि नहीं। एंड 2 years का जो सैंपल होगा दैट इज लेस। 2 years सिर्फ कंपनी डिविडेंड पे आउट किया तो दैट इज वॉट, लेस, राइट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, या प्रोड्यूसर ऑफ ब्रेड एंड स्नैक्स फूड। तो यहाँ पे अपने एब्सोल्यूट वैल्यूएशन के अंदर में डीडीएम मॉडल जो है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। ऑब्वियसली टाइम टेकिंग था, बट हाँ समझ में आया होगा कि टाइम देना भी वर्थ इट है, क्योंकि अपने को बहुत सारा चीज वहां पे डिस्कस करना था। लास्ट लास्ट इज फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है। ये करके अपने आज क्लास रैप अप करेंगे कि फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी मॉडल क्या होता है। अभी तक अपने कर रहे थे कि यार एज दी शेयर होल्डर अपने को क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिलेगा, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग कैश फ्लो विच द कंपनी इज हैविंग, वो भी किसके लिए, इक्विटी के लिए। वो भी किसके लिए, इक्विटी के लिए, आफ्टर पेइंग दी प्रेफरेंस डिविडेंड, आफ्टर पेइंग दी इंटरेस्ट पेमेंट टू दी डेट होल्डर्स। सोचिए चीज को कि यार कंपनी जो भी कैश फ्लो जो भी अर्न कर रहा है उसमें से डिविडेंड पे आउट कर सकता है। सर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग कैश फ्लो जो कंपनी के पास है, जो रिमेनिंग कैश फ्लो है उससे कंपनी क्या करे, इंटरेस्ट पे करे डेट होल्डर्स को, प्रेफर्ड डिविडेंड पे करे, उसके बाद बचा हुआ पैसा किसके पास आना चाहिए, इक्विटी के पास। बचा हुआ पैसा किसके पास आना चाहिए, इक्विटी के पास, राइट। खर्चा वर्चा सारा माइनस करके, खर्चा वर्चा सारा माइनस करके, मतलब कंपनी फिक्स्ड कैपिटल कुछ अगर एसेट बाई किया उसका खर्चा माइनस कर दीजिए, कैपेक्स, वर्किंग कैपिटल में अगर कंपनी का पैसा लगा हुआ है डेट और लाइबिलिटीज वगैरह के अंदर में, वो सब सारा इन्वेंट्री वगैरह के अंदर में जो भी है वो पैसा माइनस करके, जो वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट जिसको अपने बोलते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वो सब सारा माइनस करके जो पैसा बचा बिलोंग्स टू हुम, इक्विटी होल्डर्स, बिलोंग्स टू हुम, इक्विटी होल्डर्स। तो देखना एफ सी एफ ई, एफ सी एफ ई वैल्यूएशन, अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में लेवल 2 के अंदर में एफ सी एफ ई, लेवल 1 के अंदर में ये लोग सब टच अपॉन किया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया है। लेवल 2 सी एफ ए लेवल 2 के अंदर में वी हैव अ सेपरेट रीडिंग एफ सी एफ ई पे, एफ सी एफ एफ पे, एफ सी एफ एफ एंड एफ सी एफ ई पे, कि फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन से आप कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। लेवल 2 के अंदर में बहुत भयंकर फोकस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे टच अपॉन किया हुआ है एफ सी एफ ई, देखिएगा एफ सी एफ ई का इक्वेशन कैसे निकलेगा। एफ सी एफ ई मतलब फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है। तो उसको अपने फॉर्मूला को 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपने निकालेंगे कैश फ्लो, क्या निकालेंगे, कैश फ्लो, ठीक है, किसके लिए, इक्विटी के लिए, और उसको अपने क्या करेंगे, फ्री करेंगे। तो सबसे पहले अपने कैश फ्लो निकालेंगे किसके लिए, इक्विटी के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको फ्री करेंगे। सबसे पहला कैश फ्लो अपने कैसे निकाल सकते हैं, अगर अपने को नेट इनकम से स्टार्ट करना है तो सब कोई कैश फ्लो तो बनाया हुआ होगा लाइफ में, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो अपने क्या करते हैं, नेट इनकम लेते हैं प्लस नॉन कैश चार्जेस लाइक डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन एंड ऑल वी ऐड बैक। तो कैश फ्लो निकालो आप, नेट इनकम, एंड दिस नेट इनकम इज आफ्टर प्रेफर्ड डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड वगैरह माइनस करने के बाद, टैक्स हटाने के बाद, प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करने के बाद जो नेट इनकम बचा इक्विटी होल्डर्स के लिए वो ले रहा हूँ नेट इनकम, प्लस नॉन कैश चार्जेस लाइक डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, नॉन कैश चार्जेस, या गेन और लॉस ऑन एसेट सेल, गेन और लॉस ऑन एसेट सेल इज ऑल्सो नॉन कैश चार्जेस,
डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ठीक है। नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस, ये क्या निकला आपका, कैश फ्लो निकला, कैश फ्लो निकल गया। अब मेरे को इसको फ्री करना है, बिकॉज ये कैश फ्लो किसको बिलोंग करता है, अभी इक्विटी के लिए, ठीक है। वैसे इक्विटी के लिए नहीं, ये तो बिलोंग करता है आपको टू दी डेट ऑल्सो, बिकॉज ये सारा का सारा नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस, प्रेफर्ड डिविडेंड को तो हटा दिया अपने यहाँ पे, अपने को यहाँ पे फ्री करना है। मतलब कंपनी जो भी खर्चा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो भी हटाइए, क्योंकि जो बैलेंस बचेगा वही तो इक्विटी के पास जाएगा, वही तो एक्चुअली इक्विटी के पास जाएगा। मतलब अपने को यहाँ पे करना है माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सर चेंज क्यों बोल रहे हो, चेंज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मूवमेंट का मतलब क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और चेंज बोल रहा हूँ, चेंज मतलब अगर करंट एसेट्स आपका करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है, मींस जो आपका इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ है, डेटर्स में जो पैसा फंसा हुआ है, दोज आर मोर एज कंपेयर टू जो लायबिलिटी आपको चुकाना पड़ता है। इसका मतलब अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, तो जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा आ नहीं रहा है, का मतलब इफ current assets are more than current liabilities, तो वर्किंग कैपिटल मूवमेंट विल बी पॉजिटिव, वो वैल्यू ज्यादा आएगा, उसको अब क्या करो माइनस, क्योंकि पैसा फंसा हुआ है ना, आया नहीं है। अगर करंट लायबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज ज्यादा एज कंपेयर टू करंट एसेट्स मींस वी आर नॉट पेइंग टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अपने पैसा फंसा के रखे, करंट लायबिलिटीज आर मोर देन द करंट एसेट्स नेट में, ठीक है। क्रेडिटर्स का अपने पैसा फंसा के रखे, इसका मतलब कंपनी के पास पैसा है। अगर करंट लायबिलिटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट एसेट्स, तो देखो यहाँ पे माइनस है, एंड दिस इज मोर, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज इज मोर, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वहां पे क्या होगा, पैसा आएगा। इफ करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज, तो पैसा जाएगा माइनस, करंट लायबिलिटीज अगर ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस, नेट में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या, प्लस, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देयर विल बी अ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो क्या किया यहाँ पे, कैश फ्लो को फ्री किया कि नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस, मैंने फ्री कैसे किया कि यार इन्वेस्टमेंट्स हटाते हैं, जो पैसा ने लगा के रखे कैपेक्स में, वर्किंग कैपिटल वो हटाते हैं। बट यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में सिर्फ इक्विटी पैसा डाला हुआ होगा या डेट भी पैसा डाला हुआ होगा, इक्विटी एंड डेट दोनों डाला हुआ है पैसा। मतलब आपने जो इक्विटी होल्डर से पैसा लिया और जो डेट होल्डर से पैसा लिया, वो कंपनी ने फिक्स्ड कैपिटल में भी लगाया और वर्किंग कैपिटल में भी वो पैसा लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर रहे हो बाई बोथ इक्विटी एंड डेट, बाई बोथ इक्विटी एंड डेट, बट आप यहाँ पे किसके लिए निकाल रहे हो कैश फ्लो, इक्विटी या डेट के लिए, सिर्फ इक्विटी के लिए। तो यहाँ पे जो आप माइनस कर रहे हो, दोनों के लिए माइनस कर रहे हो, तो आपने ज्यादा माइनस कर दिया या कम, whether you have subtracted higher amount or whether you have subtracted lower amount, you have subtracted higher amount, because this fixed capital investment and working capital is investment by both equity and debt. So since we have subtracted more, we'll have to add something to balance, we'll add net borrowing, we'll add what, net प्लस क्या, सर डेट जो आपने लिए वो ऐड कर दीजिए आप। तो एक्चुअली जो आपने माइनस किया ज्यादा और उसमें डेट ऐड कर दोगे आप नेट में, तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू कम। सर ये चीज थोड़ा सा नहीं समझ में आया, देखिए चीज को, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस। मान लीजिए फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्लस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट्स है, ये है $100 का, $100 का, $100 में इक्विटी जो अपना पैसा लगाया वो $60 लगाया, डेट होल्डर्स ने पैसा लगाया $40, ठीक है, परफेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला को ठीक से समझोगे FCFE के अंदर में, तो अपने कर रहे हैं नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस माइनस, एक बार मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स माइनस कॉमन लिया तो ऑब्वियसली ये प्लस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। आप देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो आप माइनस कर रहे हो, तो आप -100 कर रहे हो, टोटल -100 कर रहे हो, राइट। बट ये 100 आपने ज्यादा माइनस किया, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ इक्विटी के लिए निकाल रहे हो ना, आपने कितना एक्स्ट्रा माइनस किया, एक सेकंड, 100 आप माइनस कर रहे हो, आपको माइनस कितना करना चाहिए था, 60,
या 100? सोच के बताओ। इक्विटी का इन्वेस्टमेंट्स माइनस करना है ना, क्योंकि यार वो जो पैसा दिया वो हटाना है, फ्री कैश फ्लो, ये कितना बचा हुआ पैसा वो निकालना है, तो -100 करना चाहिए था या -60? -60 करना चाहिए था, बिकॉज इक्विटी ने तो सिर्फ 60 दिया है, इक्विटी ने तो सिर्फ 60 दिया है, तो आप कितना एक्सेस आपने माइनस कर दिया 40, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐड व्हाट, नेट वाला। देखो नेट में आपने कितना माइनस किया, -60, वही तो कर रहे हैं अभी, द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर यार, माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस वर्किंग कैपिटल, सिंस वी हैव सब्ट्रैक्टेड मोर वी हैव टू ऐड व्हाट, नेट बोरिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा यार, अपने -$100 कर रहे थे, बट अपने को तो -60 करना चाहिए था, विल हैव टू ऐड व्हाट, प्लस नेट बोरिंग। ठीक है, नेट बोरिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड क्या यूज किया है यहाँ पे, नेट, यहाँ पे लेना आपको बोरोइंग माइनस रीपेमेंट, बोरिंग माइनस रीपेमेंट। अगर मान लीजिए कंपनी ने बोरो किया $70 का, रीपेमेंट किया $30, तो नेट नेट कंपनी ने कितना बोरो किया, $40। बोरिंग माइनस रीपेमेंट, या हाउ मच इज माई ग्रॉस बोरिंग, हाउ मच इज माई पेमेंट, दैट इज माई नेट बोरिंग। इज दैट फाइन? एफसीएफई, तो एफसीएफई कब यूज करते हैं, सबसे पहला चीज, सर अगर डीडीएम मॉडल अप्लाई नहीं कर पाए तो, मतलब इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड, डीडीएम मॉडल में याद है आपको कि बात क्या किए थे, डिविडेंड मॉडल कब लगा पाएंगे, यार कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड है देन वी कैन अप्लाई द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, बट अगर सर कंपनी का डिविडेंड डिस्काउंट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, तो वहां पे क्या लगाओ आप, एफसीएफई मॉडल लगाओ, यू कैन अप्लाई व्हाट, एफसी, राइट। ओके, जो डीडीएम मॉडल था वहां पे बात की थी यार, अपने को फाइंड आउट करना है हाउ मच इज द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, कितना डिविडेंड पे कर सकता है, और एफसीएफई बोलता है अपने को देखना है कि कंपनी का क्या कैपेसिटी है डिविडेंड पे करने का, बिकॉज कैश फ्लो है ना, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, फ्री कैश फ्लो, इस कैश फ्लो में से ही तो कंपनी डिविडेंड पे करेगा, इस जो एफसीएफई निकाले उसी में से तो कंपनी क्या निकालेगा, डिविडेंड। तो एफसीएफई बताता है आपको कैपेसिटी टू पे डिविडेंड, और डीडीएम बताता है आपको क्या, एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, कितना एक्चुअली डिविडेंड पे आउट कर रहा है, और एफसीएफई बताएगा कि कितना डिविडेंड पे करने का क्षमता रखता है कम, एफसीएफई, राइट। इट्स वेरी इजी, फॉर्मूला वाइज, नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्लस व्हाट, नेट फॉरेक्स। तो यहाँ पे आपका ये एफसीएफई कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर फाइनली अपने क्या निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, विच इज दी, ये एफसीएफई मान लो आप नेक्स्ट ईयर का निकाले, एफसीएफई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई, फिर नेक्स्ट ईयर ग्रो कराएंगे, ग्रोथ रेट आपको दिया हुआ रहेगा, एफसीएफई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर ई होल स्क्वायर, बस ऐसे करके चलते रहेगा। और अगर कांस्टेंट ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ईयर नेक्स्ट ईयर का एफसीएफई 1 क्या होने वाला है, राइट, जैसे अपने D1 लेते थे, एफसीएफई 1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस, तो हो सकता है आपको पास्ट का एफसीएफई बोल देगा, एफसीएफई 0, या कैलकुलेशन करने बोलेगा आपको इस तरीके से, एफसीएफई 0 ग्रोथ रेट आपको दे देगा, आप क्या करोगे, एफसीएफई 0 आप कैलकुलेशन कर लो विद दी अबव फॉर्मूला, ग्रोथ रेट लगा लो, डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ई माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न डिवाइडेड बाई व्हाट, ठीक है। तो ये था आपका एफसीएफई मॉडल। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे इंटरप्राइज वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन के अंदर में है, सॉरी रिलेटिव वैल्यूएशन के अंदर में अपने को डिस्कस करना है इंटरप्राइज वैल्यू, वो अपने करना है पूरा का पूरा, पीबी रेशियो, प्राइस टू कैश, प्राइस टू सेल्स, वो सब सारा चीज अपने डिस्कस करेंगे, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, और उसके बाद लास्ट में अपने डिस्कस करने वाले एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल, फिर अपना एक और पार्ट छुटा हुआ है दैट डिविडेंड वाला, ठीक है। तो 2-3 पार्ट अपना और बचा हुआ, एक है रिलेटिव वैल्यूएशन, सेकेंड है अपना इंटरप्राइज वैल्यू जो कि रिलेटिव वैल्यू का ही पार्ट है, सेकेंड है फॉर्मली एसेट बेस्ड, और थर्ड है डिविडेंड, तो उसके बाद अपना पूरा का पूरा वैल्यूएशन। थैंक यू गाइस, बट हाँ एक बार आपको जरूर रिवाइज करना चाहिए जो भी अपने किए, बिकॉज काफी एग्जॉस्टिवली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सम्स करवा रहा है उस स्पाइसर से, तो आप सारा का सारा गो थ्रू करके वापस से वो सब सारा सम्स को रिविजिट करिए, और देखिए आप फॉलो कर पाएंगे, राइट। थैंक यू गाइस, टेक केयर।